हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम रेगुलेटरी रेजिम को देखेंगे ओवर द बैंकिंग कंपनीज़ इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से बैंकिंग कंपनीज़ को कंट्रोल करती है। भारत में बैंकिंग कंपनीज़ को रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। अगर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटस के बारे में बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। आरबीआई के पास में पावर है कि भारत में जितनी भी बैंक्स हैं उनके फंक्शन को आरबीआई सुपरवाइज कर सकती है। सिर्फ आरबीआई के पास में पावर है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की। वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ रेगुलेटरी रेजीम ओवर बैंकिंग कंपनीज़? भारत के पास में बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है और भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ही भारत में काफ़ी सारी बैंक्स भी हैं और यहाँ पर इन सभी बैंक्स को रेगुलेट करने की आवश्यकता इसीलिए है ताकि जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखा जा सके। इकोनॉमी को बैलेंस्ड रखने के लिए बैंक्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। हाउ आर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेटेड इन इंडिया? आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जब लोन प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स के द्वारा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी। आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो कि एफडीआर्स के ऊपर दिया जाएगा। ये यूजुअली सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा होता है। आरबीआई के द्वारा एसएलआर को डिसाइड किया जाता है। एसएलआर एज एन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कमर्शियल बैंक के द्वारा एसएलआर को मेंटेन किया जाता है एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई के द्वारा कैश रिज़र्व रेशो को भी डिसाइड किया जाता है। कैश रिज़र्व रेशो वो कैश होता है जो कि बैंक के द्वारा आरबीआई के समक्ष डिपॉजिट किया जाता है बिना किसी इंटरेस्ट के। एटीएम से जो पैसे विड्रॉ किए जाते हैं उसकी विड्रॉल लिमिट कितनी होगी ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी थ्रू द रेगुलेटरी रेजीम। कुछ सालों पहले गवर्नमेंट के द्वारा डिमोनेटाइजेशन की गई थी जिसमें 500 रुपीज़ के नोट और 1000 रुपीज़ के नोट को हटा दिया गया था। डिमोनेटाइजेशन एक स्टेप था जो कि ब्लैक मनी के अगेंस्ट लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय पर आरबीआई के द्वारा विड्रॉल लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और ओल्ड करेंसी नोट्स को कन्वर्ट किया गया था। डिमोनेटाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैरी आउट किया गया था। अगर बैंक्स के ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं होता तो ऐसा कर पाना मुश्किल था। रेगुलेटरी रिजीम प्रोहिबिट्स द बैंकिंग कंपनी टू इंडल्ज इन ट्रेडिंग। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि जो बैंक्स हैं वो इंडल्ज नहीं हो सकती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस में जिसमें गुड्स की ट्रेडिंग हो। बैंकिंग रेगुलेशन के द्वारा बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो ट्रेड कर सकती हैं सिक्योरिटीज़ में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, पर वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गुड्स में ट्रेड नहीं कर सकती हैं थ्रू बार्टर सिस्टम। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए जहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा होने की वजह से जो भी गुड्स हैं उनकी वैल्यू राइज़ हो जाती है और इसकी वजह से जो परचेसिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति आने पर आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है। वो सिक्योरिटीज़ जो कि आरबीआई के द्वारा होल्ड की गई थी बाय द कमर्शियल बैंक्स, ऐसी सिक्योरिटीज़ को फिर सेल कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की इस स्टेप की वजह से जो कैश लैंडिंग पावर होती है बैंक्स की वो रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा होने की वजह से जो डिमांड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो लोग सेविंग का ही सोचेंगे और ऐसा करके आरबीआई के द्वारा फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। दूसरे हाथ पर अगर हम बात करें डिफ्लेशन के बारे में तो यहाँ पर डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है और जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से जो वैल्यू है गुड्स की वो कम हो जाती है और लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाता है। आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बाय करती है कमर्शियल बैंक्स से
जिससे कमर्शियल बैंक्स की कैश लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ना कि पैसे को सेव करते हैं। ऐसा होने की वजह से डिमांड फिर से बढ़ती है और मार्केट स्टेबल हो जाता है। आरबीआई का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी मेजर है वो है कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। सुपरविजन एंड कंट्रोल। आरबीआई के द्वारा बेटर सुपरविजन के लिए और बेटर कंट्रोल के लिए ओवर द बैंकिंग कंपनीज एक सेपरेट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। इस बोर्ड की मीटिंग मंथली होती है और साथ ही साथ इस बोर्ड के पास में पावर है कि वो सब कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। आरबीआई रेगुलेट्स द लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज़। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22 कहता है कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि फ़ंक्शन करना चाहती है एज अ बैंकिंग कंपनी, तो यहाँ पर ऐसी कंपनी के पास में लाइसेंस होना चाहिए बैंकिंग का, जो कि इशू किया गया हो आरबीआई के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 10A है वो कहता है कि हर एक बैंकिंग कंपनी के पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनके पास में स्पेशल नॉलेज होगा और एक्सपीरियंस होगा इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। साथ ही साथ बैंकिंग कंपनी के पास में एक चेयरमैन भी होना चाहिए। अगर आरबीआई का ओपिनियन ये है कि जो कंपोजिशन है ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी बैंकिंग कंपनी का वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी गई है, तो यहाँ पर आरबीआई एक बार सुनवाई का अधिकार देने के पश्चात बैंकिंग कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आरबीआई एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। यूजुअली ये देखा गया है कि जो बैंक्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें वो लोगों को पैसा लेंड करते हैं, पर ऐसी परिस्थिति जहाँ पर बैंक के पास में पैसा ख़त्म हो जाता है और बैंक के पास में कैश मौजूद नहीं होता है ऑपरेशन के लिए, तो ऐसे समय पर आरबीआई के द्वारा मदद की जाती है। आरबीआई बैंक को पैसा लेंड करती है ताकि जो बैंक है वो काम कर सके। अमलगमेशन ऑफ बैंक्स। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन ऑफ बैंक्स को। ऐसी बैंकिंग कंपनीज जो कि प्लान कर रही है अमलगमेट करने के लिए, ऐसी कंपनीज़ को एक ड्राफ्ट कॉपी क्रिएट करनी होती है ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन, जिसके अंदर कवर की जाएंगी टर्म्स और कंडीशंस, और ऐसे ड्राफ्ट को अप्रूव किया जाएगा एक रिजोल्यूशन के द्वारा जो मेंबर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज़ के द्वारा पास किया जाएगा। आरबीआई के पास में पावर होती है कि वो ऐसे ड्राफ्ट को सैंक्शन कर सकती है। एक बार जब आरबीआई के द्वारा सैंक्शन पास कर दिया जाता है तब जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं बैंकिंग कंपनीज़ की, उन्हें अमलगमेट कर दिया जाता है। सबमिशन ऑफ रिटर्न्स बाय बैंक्स। इंडिया की हर एक बैंक को प्रिपेयर करना होता है और सबमिट करना होता है रिटर्न्स ऑफ लिक्विड असेट्स को, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, बैलेंस शीट्स, लाइबिलिटीज़ एट्सेट्रा को, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर आरबीआई के पास जाती है। जो भी रिटर्न्स सेंड किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा उन्हें फिर एनालाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऐसा करने से आरबीआई को परफॉर्मेंस के बारे में पता पड़ता है कि जो बैंक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेगुलेटरी रेजीम है ओवर बैंकिंग कंपनीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। रेगुलेटरी रेजिम के द्वारा एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है सभी बैंकिंग कंपनीज़ के लिए। इन रेगुलेशंस की वजह से जो बैंक्स हैं वो ठीक तरह से काम कर पाती हैं और इकोनॉमी में बैलेंस को बनाए रखा जाता है। अगर ये रेगुलेशंस मौजूद ना हो तो इकोनॉमी में इम्बैलेंस हो सकता है। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये जितने भी रेगुलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।